Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं आपके लिए लाते रहें, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक फुटबॉल मैच की तस्वीर बन गई। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए एक खेल बिना नियमों के कैसा होगा। कोई भी गेंद हाथ में उठा लेगा, कोई भी कहीं से भी गोल कर देगा। वो खेल नहीं रहेगा, एक तरह का केओस बन जाएगा। बिल्कुल, किसी भी समाज का भी यही हाल है और हमारे देश के लिए वो नियम किताब है संविधान। आज हम एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की किताब के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मिशन है भारतीय संविधान की नींव को समझना, सामाजिक न्याय की जमीनी हकीकत को देखना और इन दोनों के बीच कानून की क्या भूमिका है उसे परखना। हाँ, और ये उन सभी के लिए बहुत काम की चर्चा होने वाली है जो भारत के सिस्टम को समझना चाहते हैं, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, क्योंकि वहां इन कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ बहुत जरूरी है। और ये नियम सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, ये एक तरह से हमारे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही बात है। ये तय करते हैं कि सरकार के पास कितनी शक्ति होगी, एक आम नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं, और सबसे जरूरी जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे इंसाफ की उम्मीद कहाँ से मिलेगी। तो आज की हमारी बातचीत इसी सफर पर है, संविधान के ऊंचे आदर्शों से लेकर उस जमीनी हकीकत तक जहाँ ये आदर्श अक्सर टूटते हुए दिखते हैं। जब मैं संविधान सभा के सदस्यों की वो तस्वीरें देखता हूँ, नेहरू, पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब उस दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं, तो मैं सोचने लगता हूं कि ये कितना बड़ा और साहसी कदम था। बिल्कुल। मतलब एक झटके में करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर देना। उस कमरे में कितनी उम्मीदें और कितनी जिम्मेदारियां होंगी। हाँ, और वो कोई आसान काम नहीं था। उस सभा में हर मुद्दे पर तीखी बहसें हुई। वो एक ऐसा दस्तावेज बनाना चाहते थे जो भारत की अविश्वसनीय विविधता का सम्मान करे, अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, और सबको एक साथ लेकर चलें। जी हाँ, ये एक विशालकाय पहेली को जोड़ने जैसा था। इसी से जुड़ा एक फैसला था जो मुझे हमेशा हैरान करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर वयस्क को वोट का अधिकार। हाँ, संविधान सभा के एक सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था कि ये आम आदमी में अटूट विश्वास का प्रतीक है। उस वक्त जब देश में इतनी गरीबी थी, इतनी अशिक्षा थी, तब हर किसी के हाथ में इतनी बड़ी ताकत दे देना, ये एक बहुत बड़ा दाव था। ये एक दाव जरूर था, लेकिन एक सोचा समझा दाव। यहीं से प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिद्धांत मजबूत होता है कि हम सीधे शासन नहीं करते, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल। हम जानते हैं कि हमारे जैसे विशाल देश में हर कोई सीधे शासन नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन संविधान बनाने वाले इस बात को लेकर भी सजग थे कि व्यवस्था परफेक्ट नहीं है। उन्हें क्या डर था? उन्हें डर था कि कहीं ये चुने हुए प्रतिनिधि जनता से दूर न हो जाएं, अपनी अलग दुनिया न बना लें। वोट का अधिकार उसी विश्वास को बनाए रखने और प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का एक जरिया था। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी लकीर में तो नहीं चलती। कभी कभी जनता का फैसला बटा हुआ आता है, किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, और तब हमारे लोकतंत्र का लचीलापन सामने आता है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी स्थिति में कई दल मिलकर एक गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद हुआ था। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना अडेप्टेबल है। ये बताता है कि सत्ता साझा की जा सकती है और अलग अलग विचारधाराओं के दल भी देश चलाने के लिए एक साझा मंच पर आ सकते हैं। तो ठीक है, नियम बन गए, सरकार बनाने का तरीका भी तय हो गया, लेकिन असली सवाल तो तब उठता है जब कोई नियमों को तोड़ता है। हाँ, मान लीजिए सरकार ही अपने नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे, तब कौन बचाएगा? कब न्यायपालिका की भूमिका आती है। हाँ, है ना? हाँ, और सिर्फ भूमिका ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी। संविधान ने न्यायपालिका को एक पहरेदार बनाया है, जिसे सिर्फ देखना नहीं है बल्कि जब भी नियम तोड़े जाएं तो दखल भी देना है। इसीलिए इसे संविधान का रक्षक कहते हैं। बिल्कुल। हमारे देश में अदालतों का एक पिरामिड जैसा ढांचा है। जी। सबसे नीचे जिला और तालुका अदालतें, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट। और इस ढांचे की सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अच्छा। अब इसका असली मतलब ये है कि भारत में कहीं भी कानून का मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में किसी अधिकार का मतलब कुछ और हो और तमिलनाडु में कुछ और। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो तय करता है वो पूरे देश के लिए एक लकीर बन जाता है। ये देश को एक सूत्र में बांधने वाली एक अदृश्य शक्ति है। और अगर किसी आम इंसान को लगे कि निचली अदालत में उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अपीलीय प्रणाली, अपीलेट सिस्टम काम आती है। एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है, तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ये न्याय तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित करने का एक और तरीका है। अच्छा, स्रोतों में कानूनों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, फौजदारी और दीवानी। जी। फौजदारी कानून तो समझ में आता है, जैसे चोरी, डकैती या दहेज हत्या। ये वो अपराध हैं जो पूरे समाज के खिलाफ माने जाते हैं। सही। लेकिन दीवानी कानून इससे कैसे अलग है? क्या ये कम गंभीर होते हैं? क्योंकि जमीन का विवाद या घरेलू हिंसा तो किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। कम गंभीर नहीं, बल्कि उनका स्वभाव अलग है। फौजदारी कानून का मकसद अपराधी को सजा देना है, जबकि दीवानी कानून यानी सिविल लॉ का मकसद किसी व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना या उसके अधिकारों को बहाल करना है। कोई उदाहरण है इसका? है ना? स्रोत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून 2005 का उदाहरण है। ये एक बेहतरीन दीवानी कानून है। अच्छा। इसका मकसद पति को जेल भेजना नहीं, बल्कि महिला को उसी घर में सुरक्षा और सम्मान से रहने का अधिकार दिलाना है। ये सजा पर नहीं, राहत पर केंद्रित है। तो ये तो हुई कागज पर लिखी बात, सबको बराबरी का हक और उसकी रक्षा के लिए एक मजबूत न्याय व्यवस्था। लेकिन जब हम इन आदर्शों को लेकर असल दुनिया में कदम रखते हैं, तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। स्रोतों में इसे हाशियाकरण कहा गया है, मार्जिनलाइजेशन। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीती जागती हकीकत है। और हाशिए पर होने का मतलब सिर्फ गरीब होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी आवाज खो देना, ऐसा महसूस करना कि समाज के केंद्र में आपकी कोई जगह नहीं है और आपके फैसले कोई और ले रहा है। स्रोत में एक आदिवासी परिवार की कहानी है जो इस दर्द को बहुत गहराई से बताती है। जी। दादाजी अपने पोते पोतियों को बताते हैं कि कैसे ओडिशा में उनका गांव मतलब जन्नत जैसा था। जंगल से लकड़ी, नदी से पानी, जमीन से फसल। उनकी दुनिया आत्मनिर्भर थी। वो प्रकृति का सम्मान करते थे। हाँ। फिर एक दिन ठेकेदार और फॉरेस्ट गार्ड आए और उन्होंने कहा, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। खनन के लिए उनकी जमीनें छीन ली गई, उन्हें पीटा गया और आखिरकार उन्हें अपना घर, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर शहर आना पड़ा। और ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। नहीं। आदिवासी का मतलब ही मूल निवासी। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है, लेकिन विडंबना देखिए, देश के ज्यादातर बड़े खनन और औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब आदिवासी इलाकों में ही है। हाँ, विकास के नाम पर उन्हें उनकी जड़ों से उजाड़ दिया गया और वे अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए। कहानी में एक पल ऐसा आता है जो दिल पर चोट करता है। दादाजी की पोती दिल्ली में टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखती है और पूछती है, क्या? वो पूछती है, दादू, ये लोग आदिवासियों को हमेशा नाचते हुए ही क्यों दिखाते हैं? ये सवाल सुनकर तो मैं एक पल के लिए चुप हो गया। एक बच्चे का इतना गहरा सवाल। बहुत गहरा। ये सिर्फ नाच गाने पर नहीं, बल्कि पहचान को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देने की कोशिश पर सवाल है। बिल्कुल, जैसे उनके पास सदियों का ज्ञान, कला और इतिहास न होकर सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े और नाची हो। वही तो। ये एक बेहद शक्तिशाली सवाल है। ये दिखाता है कि कैसे मुख्य धारा का समाज अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों को कुछ बनी बनाई छवियों, स्टीरियोटाइप्स में कैद कर देता है। जी। ठीक इसी तरह का विश्लेषण 2005 की सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था। हाँ, सरकार ने समिति बनाई थी। इसीलिए बनाई थी ताकि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाया जा सके। समिति ने पाया कि कई पैमानों पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसी ही है। रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? रिपोर्ट ने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा। आम धारणा थी कि मुस्लिम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, वो उन्हें मदरसों में पढ़ाना पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं। सिर्फ 4%? हाँ, जबकि 66% सरकारी स्कूलों में और 30% निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब तो साफ है। मतलब साफ है, समस्या पसंद की नहीं बल्कि अफसरों की कमी और गरीबी की है। वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ अच्छे कानून बना देना या संविधान में बराबरी का हक लिख देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक वो कानून जमीन पर लागू नहीं होते और उनका फायदा सबसे जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता, तब तक वो बेमानी है। बिल्कुल। और जब कानून और व्यवस्था कमजोर पड़ते हैं तो उसकी सबसे भारी कीमत समाज के सबसे कमजोर लोगों को ही चुकानी पड़ती है। और इस बात का शायद भोपाल गैस त्रासदी से ज्यादा भयावह कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। 2 दिसंबर 1984 की वो रात, यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव। MIC गैस। ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, ये हमारे सिस्टम की नाकामी का स्मारक है। सही कहा। 3 दिनों के अंदर 8000 से ज्यादा लोग मारे गए और आज दशकों बाद भी हजारों लोग उस जहर का असर झेल रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? नहीं, कतई नहीं। ये लापरवाही और लालच का सीधा नतीजा था। कैसे? स्रोत साफ साफ बताते हैं कि कंपनी पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों में लगातार कटौतियां कर रही थी। 1980 से 1984 के बीच MIC प्लांट में मजदूरों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी गई। आधी कर दी? हाँ, मजदूरों की सुरक्षा ट्रेनिंग का समय 6 महीने से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया गया। 15 दिन? बस 15 दिन। और तो और प्लांट में जो अलार्म सिस्टम था वो भी बंद पड़ा था। ये एक ऐसा हादसा था जो होने का इंतजार कर रहा था। पर सरकार क्या कर रही थी? वो पहरेदार जिसकी हमने अभी बात की, वो कहाँ था? और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। उस वक्त भारत में सुरक्षा कानून बहुत कमजोर थे और जो थे भी उन्हें कोई गंभीरता से लागू नहीं कर रहा था। अच्छा। सरकारी अधिकारियों ने उस जहरीले प्लांट को घनी आबादी वाले इलाके में लगाने की इजाजत दे दी और जब बार बार सुरक्षा को लेकर चेतावनियां दी गईं, तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि राज्य को निवेश और रोजगार की जरूरत है। ये तो मुनाफे को इंसानी जिंदगी पर तरजीह देने का क्लासिक मामला था। बिल्कुल। ये एक भारतीय मजदूर की कीमत पर भी एक बहुत कड़वा सवाल खड़ा करता है। हाँ, क्योंकि भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि मजदूर अक्सर कम मजदूरी और असुरक्षित माहौल में भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और कंपनियां उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाती हैं। हाँ, और सुरक्षा जैसे खर्चों से बचती हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां मजदूर की जान सबसे सस्ती चीज बन जाती है। लेकिन क्या इस भयानक त्रासदी के बाद कुछ बदला? क्या हमने कोई सबक सीखा? हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन वो भी जनता के दबाव के कारण। अच्छा। भोपाल के पीड़ितों और एक्टिविस्ट्स के जबरदस्त संघर्ष के बाद सरकार को जागना पड़ा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए और बहुत सख्त कानून बनाए गए। तो अब प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को जवाबदेह ठहराना पहले से आसान हो गया? कहीं ज्यादा आसान हो गया। और अदालतों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई होगी? बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये साफ किया कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर नागरिक को प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये दिखाता है कि जब व्यवस्था चाहे तो वो आम आदमी के पक्ष में खड़ी हो सकती है। जी हाँ, ये इस बात का सबूत है कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार को निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रण करना ही होगा, चाहे वो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करना हो या पर्यावरण के मानक। तो आज हमने संविधान के ऊंचे आदर्शों से लेकर भोपाल की जहरीली हवा और आदिवासियों के उजड़े हुए गांवों तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे नियम बनते हैं, कैसे न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए खड़ी है और कैसे हाशियाकरण आज भी एक ऐसी सच्चाई है जिससे लड़ने के लिए सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, इन सभी स्रोतों से एक बात शीशे की तरह साफ है, अधिकार और कानून किताबों में सोए रहते हैं। उन्हें जगाना पड़ता है। हाँ, उन्हें जगाने के लिए लोगों की आवाज और उनका संघर्ष जरूरी है, जैसा भोपाल के पीड़ितों ने किया या पर्यावरण के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने किया। तो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि एक लोकतंत्र में
कानून के वादे और उसे लागू करने की हकीकत के बीच की इस गहरी खाई को आखिर कैसे पाटा जा सकता है? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस गहरी और ज़रूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़ना न भूलें। इससे हमें आपके लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट लाते रहने में मदद मिलती है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.